नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आजमगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। 15 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं यहां पर आजमगढ़ में। 15 मरीजों में 2 स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी शामिल हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर और एक लैब टेक्नीशियन भी कोरोना पॉजिटिव। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आए ये 6 शख्स कोरोना पॉजिटिव। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 30 हो गई है। आजमगढ़ में अब तक कोरोना से 1 शख्स की मौत। देखिए, श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आए हुए 6 लोग भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है। अयोध्या से भी खबर है। 16 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अयोध्या में 16 मरीज जो है मिले हैं। कोरोना संक्रमित की तादाद 42 हो चुकी है। बीकापुर, रुदौली और मिल्कीपुर तहसील में पाए गए संक्रमित सभी गांवों को सील करने की प्रक्रिया शुरू। कोरोना पॉजिटिव लोगों को किया जा रहा है आइसोलेट। सीएमओ डॉक्टर घनश्याम सिंह ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। उधर ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 थाना क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र में भीषण आग लग जाने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। आग की चपेट में आने से 4-5 कंपनियां थी, मतलब फैक्ट्रीज जो है वो जल गई हैं। देखते ही देखते आग काफी बड़े स्तर पर फैल जाती है। प्रिंटिंग प्रेस, केमिकल की फैक्ट्रियां शामिल हैं और दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस का हम जिक्र करें और केमिकल की अगर फैक्ट्रियां हैं तो आग बहुत तेजी से यहां पर पकड़ती है और ये बढ़ती चली गई और इसने 4 से 5 फैक्ट्रियों को अपनी चपेट में ले लिया। तो तस्वीरें उस वक्त की जब ये आग धधक रही थी, बढ़ती जा रही थी। और यहाँ पर हुआ भी एक और महत्वपूर्ण बात आई कि काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ी, ऐसी भी खबर आई थी। लेकिन 4 से 5 फैक्ट्रियां इस आग की चपेट में आती हैं। आप धुएं का गुबार देखकर आग कितनी खतरनाक थी अंदाजा लगा सकते हैं। प्रयागराज में भी आग लगने की खबर है। यहां पर जॉनसनगंज में भीषण आग लगी। 2 मंजिला बिल्डिंग में यह आग लगी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और घड़ी की दुकानों में यह आग लगी। आग बुझाने में जो है फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। आग बुझाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी यहां पर उड़ती हुई नजर आई। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की एक शॉप थी, घड़ी की दुकान थी जिसमें आग लग गई। आप तस्वीरें एक्सक्लूसिव न्यूज 18 की स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। और आग की खबर सुनते ही लोग यहां पर पहुंच जाते हैं और होता यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हैं और अगर ऐसा होता है तो कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। मुरादाबाद के हिमगिरी कॉलोनी में पार्क में बैठने को लेकर 2 गुटों में भिड़ंत हो गई और इसके बाद दोनों तरफ से पथराव होने लगा। कई लोग जख्मी हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में तहरीर दी। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तो पार्क में बैठने को लेकर विवाद हुआ। सोचिए, क्या ऐसे भी विवाद हो सकता है? और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक दूसरे की जान लेने पर उतारू लोग। उधर प्रयागराज के जॉनसनगंज इलाके में स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। मौके पर पहुंची दमकल गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान इलाके में अफरा तफरी मच गई। आसपास के इलाके को भी खाली करा लिया गया। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी हुई बताई जा रही है। उधर रामपुर में बीजेपी नेता अनुराग शर्मा के अज्ञात बदमाशों ने गोली उन्हें मार दी, जिनकी इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए हैं। हत्या से नाराज बीजेपी नेता के समर्थकों ने जिला अस्पताल में तोड़फोड़ कर काफी हल्ला किया। उन्होंने डॉक्टर्स पर समय से इलाज न करने का आरोप भी लगाया है। अनुराग शर्मा की पत्नी शालिनी शर्मा बीजेपी से सभासद हैं। लॉकडाउन में हुई इस हत्या से कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है। मृतक अनुराग शर्मा जी थे, 40 वर्षीय थे। अपनी स्कूटी पे जा रहे थे शाम के टाइम करीब 8:15 से 8:30 के बीच में। तो उन पे हमला हुआ और हम 2 गोली मारी। उनका पोस्टमार्टम चल रहा है। परिवार जिस तरह की भी करीब नहीं, उस तरह से मुकदमा लिख के कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है प्रथम दृष्टया? प्रथम दृष्टया 2 गोली मारी गई है। पोस्टमार्टम चल रहा है। तो लॉकडाउन में भी प्रयागराज में अपराध नहीं थम रहे हैं। बुधवार को ही यहां 4 हत्याएं हो गई। देर शाम एक प्रधान के भतीजे को भी गोली मार दी गई। मामला झलवा गांव का है, जहां पर प्रधान प्रकाश चंद्र शुक्ला के भतीजे को गोली मारी गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी।
उधर एटा के ऊंचा गांव में राशन की कालाबाजारी का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में ग्राम प्रधान अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में गरीबों के बंटने वाले राशन को लेकर जाता हुआ नजर आता है और मामला जिला प्रशासन की जानकारी में आते ही हड़कंप मच गया। न्यूज 18 पर प्रमुखता से खबर दिखाई गई। जिलाधिकारी इस मामले को संज्ञान में लेते हैं और फिर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात करते हैं। जांच के बाद जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, मैंने एसडीएम जलेसर को भेजा कि तत्काल इसकी मौके की जाकर जांच करें और जांच करने के बाद जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, चाहे जिसके प्रधान की बात कर रहे हैं या कोटेदार की बात कर रहे हैं, जो भी इसमें दोषी होगा उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर पंजाब से श्रमिक एक्सप्रेस से हरदोई आ रहे 1564 प्रवासी श्रमिकों में से 15 श्रमिक बेटा गोकुल स्टेशन से फरार हो गए। खबर मिलते ही हड़कंप मच गया और जीआरपी ने सभी को दौड़ाकर पकड़ा भी। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सभी को जाने दिया गया। ट्रेन से जो चले गए थे उनको ट्रैप कर लिया गया है, उनको ला करके उनका भी हेल्थ चेकअप करा करके उन्हें क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया जाए। कितने ऐसे लोग हैं? 15 की सूचना है। लॉकडाउन 4 के चौथे दिन भी अधिकारी के आदेशों को दरकिनार करके ई रिक्शा और ऑटो चालक सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। बिना अनुमति के चल रहे थे ये। कानपुर की ग्राउंड रिपोर्ट हमारे सहयोगी अमित गंजू ने दी है। लॉकडाउन 4 का चौथा दिन है। नियम और गाइडलाइन आ जाने के बाद भी प्रशासन यहाँ पालन उसका नहीं करवा पा रहा है। ई रिक्शा और ऑटोस की अगर बात की जाए तो इनकी अनुमति नहीं है। ऑटोस पर 5-5 सवारी, 4-4 सवारी बैठी है। ई रिक्शा पर 5-5, यानी सोशल डिस्टेंसिंग को दरकिनार करके लोग नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रशासन ने ये सुविधा लोगों को मिले, इसके लिए इन वाहनों को चलने की अनुमति दी, मगर उसकी आड़ में ऑटो रिक्शा चलने लगे। शहर में 319 मरीज हैं, 8 मौतें हो चुकी। यदि इनमें से कोई भी एक संक्रमित हुआ तो शहर के लिए और बड़ी मुसीबत पैदा कर सकता है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कानपुर। तो कानपुर की अगर आप बात करेंगे और थोड़ा ध्यान से देंगे, फ्रॉम द लॉकडाउन फर्स्ट, जब पहला लॉकडाउन लगा था तब से लेकर आज तक कानपुर वालों पर यह आरोप है कि इन्होंने बहुत लापरवाहियां की है। मामले भी यहाँ पर ऐसा नहीं कि कुछ बहुत कम है। और उसके बाद से देखिए प्रशासन को सच में नजर नहीं आ रहा कि इतनी गाड़ियां अगर दौड़ रही हैं तो क्या इनके पास हैं और क्या वाकई उन्हीं जगहों पर जहां पर छूट मिली हुई है। और आप देखिए कि रेड जोन में ये आ जाता है। सड़कों दुकानों पर लोगों की भीड़ आप देख रहे हैं किस तरह से, ऐसा लग रहा है कि आम दिन जैसे होते हैं वैसा ही सब कुछ है यहाँ पर। लगभग 2.5 महीने की बंदी के बाद अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है। लखनऊ के हजरतगंज में भी धीरे धीरे दुकानें खुलने लगी। सुबह हजरतगंज की तमाम दुकानें खुलती नजर आई। कपड़ों से लेकर जरूरी सामान की दुकानें खुली। लखनऊ से ग्राउंड रिपोर्ट हमारे सहयोगी शबाब ने भेजी। लगभग 2.5 महीने की वीरानियों के बाद राजधानी लखनऊ अब एक बार फिर से मुस्कुराने लगी है। शहर में तमाम नियम कानूनों के बाद अब दुकानों को खुलने की अनुमति दी जा रही है। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में हम आपको ले आए हैं, जहां पर दुकानों को सैनिटाइज कराया जा रहा है और उसके बाद इन दुकानों को धीरे धीरे खोला जा रहा है। राजधानी लखनऊ का ये वही इलाका है जो गंजिंग के नाम से अपनी एक खास पहचान रखता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में तमाम तरह की दुकानें हैं। आप देख सकते हैं कि कपड़ों की दुकानों से लेकर के ज्वेलरी शोरूम तक और ज्वेलरी शोरूम से लेकर के तमाम खाने पीने की दुकानें जो हैं वो धीरे धीरे खुल रही हैं। दुकानदार भी दुकानों को पहले सैनिटाइज करा रहे हैं और उसके बाद इन दुकानों को खोला जा रहा है। और इसी तरीके से लखनऊ के अधिकतर इलाकों में अब दुकानों को खोला जा रहा है और दुकानदार जो हैं वो दुकानों में सैनिटाइजेशन कराने के बाद उन दुकानों को खोलने की जो कसरत है वो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक से बढ़कर एक शोरूम जो हैं वो धीरे धीरे खुलने लगे हैं और इन दुकानों को खोले जाने की अनुमति चूंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दी गई थी और ये कहा गया था कि सारी चीज़ों को जो है वो बेहतर ढंग से नियम कानूनों के साथ जो है वो खोला जाए। दुकानदार हमारे साथ हैं। भाई साहब, 2.5 महीने के बाद अब जरूरत थी दुकानों को खुलने की। अरे साहब, जहाँ एक दिन दुकान नहीं बंद होती थी वहाँ 2.5 महीने दुकान बंद हो गई। कितनी तकलीफ की बात है हमारे साथ, हमारे स्टाफ के साथ। हर आदमी इसको जो है, जो मुसीबत आई है इसको सबको आदमी झेल रहा है। किसी तरीके 2.5 महीने निकल गए हैं। अब धीरे धीरे आज गवर्नमेंट की तरफ से स्वीकृति मिली है, जो दुकानें खुली हैं और
सबको बड़ा आशा है कि उसी प्लेटफॉर्म पे हम लोग आ जाएंगे जो पहले थे। तो सीधे तौर पर दुकानों को गाइडलाइन के साथ खोला गया है। आप देख सकते हैं कि दुकान को भी सैनिटाइज किया गया है, चूंकि कपड़ों की दुकानों में इस तरीके से बड़ी बड़ी दुकानें हैं राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में, और यहाँ पर चूंकि बहुत बड़ा संख्या में जो यहाँ पर काम करने वाले कारीगर जो रहते हैं उनके साथ भी बहुत सारी चीज़ों को करना पड़ता है। ये बताइए मैडम, लगभग 2.5 महीना दुकान बंद रही, बहुत सारा सामान भी आपका ऐसा होगा जब ओल्ड फैशन हो गया होगा, ये भी चीज़ों का फर्क पड़ेगा दुकानदारी खुलने में भी? सर इन चीज़ों का फ़र्क नहीं इसलिए पड़ेगा बिकॉज होता क्या है, हमारे यहाँ जो चीज़ें हैं ये टाइमलेस प्रोडक्ट्स है। आज एम्ब्रॉयडरी टाइमलेस है, चाहे वो चिकनकारी हो, चाहे वो कामदानी हो, चाहे वो आरी हो, जरदोजी हो, तो इन चीज़ों का इम्पैक्ट नहीं होगा। दुकानों को अब खोले जाने की ज़रूरत लोगों को पेश आने लगी थी, और जैसा कि लोग कह भी रहे हैं कि लगभग 2-2.5 महीने से जो है वो दुकानदारी बिल्कुल चौपट थी। राजधानी लखनऊ का हजरतगंज जो इलाका है वो शहर का दिल कहा जाता है, लिहाजा इन इलाकों में दुकानों का खुलना जो था वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, और तमाम तरीके की जो दुकानें हैं वो धीरे धीरे खुल रही हैं, फिर चाहे कपड़ों की दुकानें हों, मिठाई की दुकानें हों, तमाम ज़रूरी सामानों की दुकानें हों, या फिर दूसरी चीज़ें हैं। धीरे धीरे दुकानों के खुलने के साथ ही लोगों की आवाजाही भी बढ़ेगी, लेकिन इन सब के बीच में शर्तें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ताकीद की गई हैं दुकानदारों पर। किसी भी तरीके की कमी होने पर उन पर जो है नियम विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है, उनका चालान काटा जा सकता है, उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए दुकानदारों पर भी बड़ी जिम्मा होगा कि वो नियम कानूनों के तहत दुकानों को खुलवाएं। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। लॉकडाउन 4 के चौथे दिन वाराणसी में लेफ्ट राइट फॉर्मूले पर बाजार खोले गए। इस दौरान गुरुबाग बाजार की रौनक भी अरसे बाद लौटी। यहां हर हर महादेव के साथ शंख, नगाड़े, डमरू के साथ साड़ी की दुकानें खोली गई। जनता कर्फ्यू से बंद पड़ी दुकानें जब गुरुवार को खोली गई तो विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ पूरे बाजार में शंख, नगाड़े, डमरू, थाली, मंजीरा बज उठे। ये नजारा देखने लायक था। लॉकडाउन 4 में लेफ्ट राइट के फार्मूले के तहत बनारस में भी अब दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं। इस वक्त हम गुरुबाग इलाके में हैं, जहां पर बड़ी संख्या में साड़ी की दुकानें हैं, सूट्स की दुकानें हैं, बड़ी मार्केट है, और कल जैसे सोमवती अमावस्या की भी तैयारियां हैं। तो अब ये मार्केट कैसे खुल रही है इसका अंदाज आपको तस्वीरों से हो जाएगा। कहते हैं कि काशी में कंकर कंकर है, और बिना शंख के, बिना डमरू के यहाँ कुछ नहीं होता। तो अब ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर दुकानें खोली जा रही हैं। भी दिखा सकूंगा इस तरीके से आपको शंख के डमरू की आवाज कहते हैं बनारस में बिना शिव के, बिना मां गंगा के और बिना धर्म के कुछ नहीं होता। धर्म नगरी वाराणसी में लॉकडाउन 4 के तहत लेफ्ट राइट फार्मूले में कुछ इस अंदाज में जो है दुकानें खोली जा रही हैं। हम बात भी करने की कोशिश करते हैं किस तरीके से। मैडम लॉकडाउन 4 में अब आप लोगों की दुकानें करीब 40 दिन बाद खुल रही हैं, तो कैसा लग रहा है? और ये जो तैयारी है, कहते हैं कि बिना पूजा के आप लोगों ने, हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है लॉकडाउन 4 में खुलने के बाद, क्योंकि 40 दिन तक बंद थी दुकानें, तो हम लोगों को बहुत ही सूनापन महसूस हो रहा था। पर हम लोगों की दिली इच्छा ये कि ये महामारी जो देश में फैली हुई है, इससे बचाव के लिए हम लोगों ने आज स्पेशल पूजा करके अपनी दुकानों को खोला है। तो यह है कि भगवान शिव ने हम लोग को बचा के रखा, ये हमारी बहुत भगवान से विनती है कि आगे भी ऐसे ही हम लोग को आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। ओम देव शांति रक्षन्तु शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोग दया शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति 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 सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति। जो यहाँ पे आचार्य हैं उन्होंने कहा है कि शांति मंत्र पड़ा है, और कुछ इस तरीके से अब देखिए दुकानों पर रौनक लौट रही है। क्योंकि कल जो है अब लोग भी आ रहे हैं, हम उन ग्राहक से भी बात कर लें कि कितने दिनों बाद दुकान खुली, कैसा लग रहा है? क्योंकि अब तो सोमवती अमावस्या का त्यौहार भी है, तो बहुत अच्छा लगा। लॉकडाउन जार में कुछ इस तरीके से दुकान खोलनी चाहिए ताकि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या लेने आई हैं? साड़ी लेने आए हैं। बिल्कुल। तो अब साड़ी कहते हैं बनारसी साड़ी, जिसकी पूरी दुनिया में जो विख्यात है, और कहते हैं कि आज भी हर औरत का श्रृंगार तब पूरा होता है जब बनारसी साड़ी उस पर जचती है। तो आप बनारसी पहचान बनारसी साड़ी की दुकानें भी खुल गई हैं और लोग पहुंचने भी लगे हैं, और अब
पूरी काशी को सिर्फ यही उम्मीद है, यही शिव से प्रार्थना है कि काशी बची रहे, पूरी दुनिया बची रहे और जल्द से जल्द कोरोना का खात्मा हो सके। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, क्वारंटाइन बैरक में रहेंगे अजय कुमार लल्लू। 14 दिन तक वो यहां पर रहेंगे, किसी से मुलाकात नहीं कर पाएंगे। 2 महीने से जेल में लगा है मुलाकात पर प्रतिबंध। लखनऊ पुलिस ने कल अजय कुमार लल्लू को हिरासत में लिया था। गोसाईगंज जेल में जुडिशियल कस्टडी में है। दरअसल डीजी जेल आनंद कुमार का बयान, जेल की क्वारंटाइन बैरक में ही वो रहेंगे और 14 दिन तक क्वारंटाइन बैरक में वो रहेंगे, किसी से मुलाकात नहीं कर पाएंगे। एज पर रूल 2 महीने से जेल में मुलाकात पर प्रतिबंध है। आइसोलेशन में रहना होगा अजय कुमार लल्लू को गोसाईगंज जेल में, जैसे हम आपको लगातार जानकारी दे रहे। देखिए, लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप आपने देखा। परसों आगरा थाने में गिरफ्तारी होती है, कल जमानत मिलती है और फिर लखनऊ पुलिस पहुंचती है और फिर वहां से इन्हें गिरफ्तार करती है। ऋषा त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। ऋषा, पूरी खबर बताइएगा। जी मैं देखिए, जो बसों का मामला चला था उसमें धोखाधड़ी को लेकर अजय कुमार लल्लू के खिलाफ राजधानी लखनऊ के हजरतगंज थाने में आईपीसी 420, 467, 468 के तहत एफआईआर दर्ज की थी, जो कि धोखाधड़ी की गंभीर धाराएं हैं। 7 साल से ज्यादा सजा, इसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए। कल रात को लखनऊ पुलिस ने अजय कुमार लल्लू को गिरफ्तार किया था और रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया था। रिमांड मजिस्ट्रेट ने लल्लू को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजने का आदेश दिया था, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए उनका कोरोना टेस्ट कराया गया था और अस्थायी जेल में रखा गया था। कोरोना की टेस्ट नेगेटिव आई है अजय कुमार लल्लू की, लिहाजा उनको अस्थायी जेल से निकालकर स्थायी जेल में भेजा गया है। डीजी जेल से जो हमने बात की है, उनका ये कहना है कि अभी चूंकि कोविड-19 को लेकर जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक कोई भी नया कैदी आता है तो उसको 14 दिन क्वारंटाइन बैरक में ही रखा जाएगा। क्वारंटाइन बैरक वो बैरक है जहाँ पर वो किसी से उनकी मेल मुलाकात नहीं हो पाएगी। 14 दिन उनको आइसोलेशन में ही रहना पड़ेगा। तो अजय कुमार लल्लू के लिए कठिन समय शुरू हो गया है। जीना, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो जो 1000 बसों की लिस्टों को लेकर विवाद हुआ, उसमें गड़बड़ी का गंभीर आरोप और उसके तहत गिरफ्तारी होती है और अब 14 दिन बिना किसी से मिले क्वारंटाइन बैरक में रहना होगा अजय कुमार लल्लू को। खबर प्रयागराज से है। यहां पर जमीन के विवाद में 3 लोगों की हत्या हो गई है। अब मारपीट का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। 2 पक्षों के बीच लाठी डंडों से जमकर मारपीट होती है। मारपीट में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या हो जाती है और ये तीनों सगे भाई होते हैं। इलाके में तनाव का माहौल रहता है। मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया जाता है। पुलिस 10 लोगों को गिरफ्तार करती है। इस पूरे मामले की हिस्ट्री समझिए। 40 साल पुरानी जमीनी जंग है ये, जिसमें एक व्यक्ति की पहले भी हत्या हो चुकी थी और कल मारपीट होती है और 3 सगे भाइयों की मौत हो जाती है। आरोप पुलिस पर कि 40 साल से अभी तक पुलिस ने कभी इस मामले को गंभीरता से लिया ही नहीं। और फिर सवाल ये कि मौत के लिए जिम्मेदार, इन मौतों के लिए जिम्मेदार किसे माना जाए। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। इसी बीच लॉकडाउन लग गया, सब कुछ रुक गया। लेकिन अब लॉकडाउन के दौरान ही 67 एकड़ के श्री राम जन्मभूमि परिसर में समतलीकरण और बैरिकेडिंग के एंगल हटाने का काम तेजी से शुरू हो रहा है। जेसीबी से खुदाई में निकली मूर्तियां, खुदाई के दौरान मूर्तियां और खंबे मिले। गर्भगृह के पास खुदाई में मिले अवशेष। एक 11 मई से चल रहा है लेवलिंग का काम। खुदाई में देवी देवताओं की मूर्तियां मिली। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से गर्भगृह में टेंट में मंदिर से भगवान श्री राम की मूर्तियों को अस्थायी मंदिर में शिफ्ट किया गया था। मंदिर निर्माण का काम शुरू होने के बाद ये बात सामने आई कि गर्भगृह के आसपास की जमीन ऊबड़ खाबड़ है, जिसको समतल करने का काम लगातार जारी है। क्योंकि 1992 के बाद से जैसी स्थिति थी वैसी ही स्थिति रखी गई। ऐसे में लेवलिंग के दौरान मूर्तियां और खंबे मिले हैं, साथ ही पुष्प कलश, अमलक और शिवलिंग भी मिले हैं। इससे पहले एएसआई की खुदाई के दौरान भी अवशेष निकले थे। ढांचे के मलबे में दबे हुए काले कसौटी पत्थर के साथ खंबे हमको प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी अनेक पत्थर के, बलुआ पत्थर के नक्काशीदार अंग हमको मिले हैं और नीचे जाने पर
एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है जो लगभग 4 फीट 11 इंच लंबा है और जिसकी परिधि 42 इंच की है। ठीक ऐसा ही शिवलिंग कुबेर टीले पर भी लगा मिला है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में 11 मई से ही लेवलिंग का काम चल रहा है। बैरिकेडिंग के एंगल भी हटाकर मिट्टी डाली जा रही है जिससे पूरे परिसर को एक बराबर किया जा सके। जेसीबी से पूरे इलाके की खुदाई की जा रही है। आइए अब आपको तस्वीरों के जरिए बताते हैं कि खुदाई के दौरान क्या क्या मिला है। समतलीकरण कार्य में 3 जेसीबी, 1 क्रेन, 2 ट्रैक्टर और 10 मजदूर लगाए गए हैं। खुदाई में मंदिर के अवशेष, देवी देवताओं की मूर्तियां, पुष्प कलश, अमलक समेत कई कलाकृतियां निकली हैं। अब तक 7 ब्लैक टच स्टोन के स्तंभ, 6 रेड सैंड स्टोन के स्तंभ, 5 फुट के नक्काशीनुमा शिवलिंग और मेहराब के पत्थर भी सामने आए हैं। जो खुदाई में पुरातत्व की सामग्रियां, जो प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं, यह सिद्ध होता है कि कभी स्वर्णिम काल भारत का था राम जन्मभूमि, जैसा कि मैं सुना हूं और सभी लोग जानते हैं कि महाराज विक्रमादित्य ने भव्य मंदिर निर्माण कराया था जिसको ध्वस्त कर करके एक ढांचा खड़ी की गई थी। अभी वहाँ रामलला के समतलीकरण में बहुत सारे पुराने अवशेष ऐसे मिले हैं जो हम लोगों के लिए बहुत गौरव का विषय है, हिंदुओं के लिए, हिंदू सनातन धर्म के लिए गौरव का विषय है। पुराने आमलक वहाँ मिले, बढ़िया पत्थर मिले जिसमें राम जी की मूर्ति, सीता जी की मूर्ति, शंकर भगवान की मूर्ति तराशी हुई है उन पत्थरों में। तो ये कार्य वहाँ चल रहा है। कोरोना संकट के कारण घोषित लॉकडाउन के चलते राम मंदिर का निर्माण कार्य प्रभावित रहा है। निर्माण की गति अभी धीमी है लेकिन धीरे धीरे अब काम तेजी पकड़ रहा है। अब जमीन का समतलन हो रहा है। जहाँ पर पुरानी जगह पर रामलला विराजमान थे उस चबूतरे को हटा करके नीचे जो पीछे खाई थी उसको बराबर करने का काम किया जा रहा है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। दिल्ली और गाजियाबाद के बॉर्डर गाजीपुर पर तमाम प्रवासी पिछले 3 दिनों से अपने घर जाने के लिए बैठे हुए हैं। पुलिस और प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिल पा रही है। सरकार से भी अपील है क्योंकि दिल्ली में रहना उनके लिए अब बहुत मुश्किल हो चुका है, तो ये अपील कर रहे हैं कि इनकी तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए। लगभग 2 महीने हो गए हम आपको यही दिखा रहे हैं कि जो मजदूर हैं वो फिलहाल कभी इधर कभी उधर, उनके लिए फिलहाल अब सरकारों ने जाने की व्यवस्था की है। प्रवासी मजदूर हैं, इनके लिए सबसे बड़ी समस्या है खाने की। लगातार 3 दिन हो गए ये यहीं पर गाजियाबाद और दिल्ली ये बॉर्डर पर बैठे हैं जिसको गाजीपुर कहा जाता है। इसी फ्लाईओवर के नीचे पुलिस वाले आकर इनसे कहते हैं कि कभी आप उस पार्क के नीचे बैठिए, कभी आप इस फ्लाईओवर के नीचे बैठिए। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है। कुछ लोग हैं, कितने दिन से यहाँ बैठे हो? 3 दिन से बैठे हैं आज। अच्छा। 3 दिन से बैठे हैं ना, यहाँ पे पानी वानी की कोई सुविधा ही नहीं है। अब जाते हो आगे दूर से पानी भर के लाए थे कल, वही आज बोतल में पानी भरा रखा हुआ है। कोई यहाँ क्या करेंगे? यहाँ कल से जी कुछ व्यवस्था नहीं। तो क्या करें सर, उसके अलावा है क्या? कुछ करना ही पड़ेगा। हम गरीब ऐसे ही मरेंगे और कुछ नहीं है गरीब के पास। खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, रूम किराया मांगता है, काम करते हैं, काम सब बंद कर है। क्या करेंगे, यहाँ पे भूखे मरेंगे थोड़ी। तो मैं बोल रहा हूँ घर जाऊंगा। यहाँ दिल्ली में रहता हूँ, उधर वो नेपालपुर में रहता हूँ, मजदूरी करता हूँ। पैदल बोल रहा हूँ, पैदल जाने के टैक्सी वाले को 1000-1200 रुपये जाके पास कराते हैं, हम लोग को जाने नहीं देते हैं। तो ये फिलहाल तमाम वो जो प्रवासी हैं जो इस असमंजस में हैं कि आखिर ये जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है कि ये तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल सड़क पर ही हैं। ना इनके लिए कोई गाड़ी की व्यवस्था है ना कुछ है। ये कहीं ना कहीं एक समस्या इनके लिए भी है कि आखिर गाजियाबाद और ये दिल्ली के जो बॉर्डर हैं उस पर ही बैठे हैं। गाजियाबाद में ये जा नहीं पा रहे हैं, पुलिस इनको रोक रही है और पुलिस कह रही है कभी आप यहाँ बैठें, कभी आप वहाँ बैठें। कुछ भी हो, समस्या एक बड़ी है। सरकारों के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन एक बात सबसे महत्वपूर्ण है कि कोरोना ने जहाँ पर इस पूरे समाज में एक खौफ दिया है, वहीं एक गहरी खाई भी देखने को मिल रही है। कैमरामैन योगी के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 गाजियाबाद।
तो मरीज बदस्तूर परेशान ही है। यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा हाईकोर्ट में सामूहिक नमाज के लिए डाली गई याचिका पर कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। मोहसिन रजा ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान जान से बढ़कर कुछ नहीं होता, ऐसे में सामूहिक नमाज के लिए कोर्ट में जाना ठीक नहीं है। बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईद की सामूहिक नमाज की अनुमति के लिए दी गई याचिका को खारिज कर दिया। जनहित याचिका पर कोर्ट ने कहा कि कोर्ट से पहले याचिकाकर्ता को राज्य सरकार से अनुरोध करना चाहिए था। कोर्ट ने कहा है कि हर मांग के लिए सीधे कोर्ट में आना ठीक नहीं है। की गई है ईद की नमाज को लेकर और उस पर माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, मैं बताना चाहता हूं कि आप सबको मानवता का परिचय देना चाहिए इस समय कोई भी रिट दायर करने से पहले, क्योंकि पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है। सबकी जान बचाना प्राथमिकता है। जान से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है। कोई भी मजहब, कोई भी धर्म जो है इसकी इजाजत नहीं देता है कि जान जोखिम में डालकर आप इबादत करिए। इसलिए मानवता का परिचय देना चाहिए ऐसे लोगों को और अब इस तरह के रिट नहीं दायर होना चाहिए। और मैं बताना चाहता हूं कि आप देखिए कि काबा बंद है, मस्जिद नबवी बंद है, दुनिया में सब जगह इस तरह की चीजें बंद हैं। और नमाज के लिए मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, जिन साहब ने भी रिट याचिका दायर की थी उन्हें थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए इस्लाम का, कि नमाज के लिए ये हुक्म है कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और उस दौरान आपकी माँ ने आवाज दे दी है तो भी नमाज आपको छोड़कर जाना होगा। अगर बूढ़ी माँ है, उसने आवाज दे दी है, और अगर कोई अपनी जान की दुहाई दे रहा है कि मेरी जान बचा लो, मेरी जान बचा लो, और वो कहीं उसकी जान जोखिम में है, तब भी आपको नमाज छोड़कर जाना होगा। तो ये कौन लोग हैं जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं? हम इससे उनसे कहेंगे कि पहले आप थोड़ी सी जानकारी हासिल करिए, फिर इस तरह की राजनीति में पड़िए। और इसी बीच बड़ी खबर कानपुर से आ रही है। पुलिस कर्मियों को कोरोना का डर, बचाव कार्य में जुटे पुलिसकर्मियों को भी कोरोना का डर सता रहा है। सड़क दुर्घटना में घायलों को बचाने में जुटे थे पुलिसकर्मी। 2 घायलों की रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। 2 दिन पहले एक बचाव अभियान में जुटे थे पुलिसकर्मी। अब बचाव में रहे पुलिसकर्मियों में कोरोना का डर, यकीनन डर लाजमी भी है। और थाने को किया गया सील। जांच के लिए सैंपल लिए गए। श्रमिक कोरोना पॉजिटिव बिल्हौर के नानामऊ में 2 दिन पहले हुए सड़क हादसे में ट्रक पर 40 श्रमिक सवार थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।